नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, ग्रेड थर्ड के लिए हम लोग साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिएगा, प्री ग्रेड थर्ड के जो एग्जाम है उसमें 5 पेपर अपने होने हैं और वो कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको एप्लीकेशन का हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए और इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा है और बहुत से बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर बहुत अच्छा पेपर था। इसी प्रकार का 2, 3, 4 और 5वां पेपर भी बनाइएगा ताकि पूरा सिलेबस कवर हो और हमें पता लग सके कि हमारी कमजोरी क्या है, दूसरा हम उसको अच्छे से तैयार कर सकें। कुछ बच्चे इसमें सेफ स्कोर पूछ रहे हैं। जो ग्रेड थर्ड का पहला अपना पेपर था उसका, तो सेफ स्कोर आप लगभग 220 के आसपास, माने 210 से लेके 220 के आसपास जिसके नंबर आए हैं, ठीक नंबर हैं। थोड़ी और अच्छी तैयारी कर लीजिए, इतने नंबर भी ठीक हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें इससे कम नंबर आए हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अभी भी समय है, अपन रिवीजन करके आराम से अच्छे अंक बना सकते हैं। ये जो पेपर्स हैं बिल्कुल पूरे सिलेबस पर आधारित हैं, है ना। जैसा आपका पेपर आना है कुछ उसी प्रकार की हमने कोशिश की है हमारी तरफ से कि भाई पेपर बना के बच्चों को दे, ताकि उनका एक प्रकार से पेपर, कर्मचारी चयन बोर्ड से आपको डरने की देखिए कतई आवश्यकता नहीं है। हमने एनसीईआरटी को पढ़ा है बहुत अच्छे से, अभी भी मैं आपको एनसीईआरटी की प्रश्न लगभग करवा रहा हूं, तो एनसीईआरटी आपको इस बोर्ड से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। ये जो आप टेस्ट सीरीज में प्रश्न करते हो इसमें 40% क्वेश्चन तो इसी बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। अब आप देख सकते हो, आप आराम से उन प्रश्नों को कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो प्रश्न आया हुआ हम डालते हैं वो बच्चों को सरल इसलिए लगता है क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ प्रश्न जरूर कठिन होते हैं, अच्छे स्तर के होते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, लेकिन सारे प्रश्न ऐसे नहीं होते, है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा पेपर आएगा, अच्छे से आप कर पाओगे। और जिस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत की है ना, वो बहुत अच्छे से उस पेपर को करेगा और आराम से सिलेक्शन लेगा, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। इस सीरीज में आप जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 5 पेपर का सेट रहेगा। नेक्स्ट पेपर अपना अगले मंडे यानी 23 तारीख को होने वाला है। ठीक है, 15 तारीख को अपना पेपर था। जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया है पेपर जरूर दे लीजिएगा। लगभग 20-22 तारीख तक हम इसकी एक मेरिट लिस्ट भी बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि जो बच्चा प्री ग्रेड थर्ड का पहला पेपर नहीं दे पाया वो भी अभी भी दे सकता है पेपर, है ना। आप पेपर कभी भी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये नहीं कि 15 को था तो 15 को ही दे सकते हो, अब नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। अभी भी आप एग्जाम दे सकते हो, वो कोई समस्या नहीं। ठीक है, जब चाहे आपकी इच्छा है तब आप दे सकते हो। और दूसरा पेपर जैसे स्टार्ट होगा 22 तारीख को या अपना 23 तारीख को, सॉरी, है ना, तो 23 तारीख से पहले पहले या 22 तारीख को या 23 तारीख को मैं पेपर फर्स्ट में भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दूंगा साथियों, लेकिन रिजल्ट पहले वाले अटेम्प्ट का ही काउंट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने इस प्रश्नों की सीरीज में। और पहला अपना प्रश्न है, किसी विशेष क्षेत्र के रोग के लिए प्रयुक्त शब्द है एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक या नन ऑफ दीज। किसी विशेष क्षेत्र के लिए, तो विशेष क्षेत्र के लिए एंडेमिक आएगा साथियों। एपिडेमिक आता है विस्तृत क्षेत्र के लिए, विस्तृत क्षेत्र के लिए आता है एपिडेमिक। ठीक है, और पेंडेमिक किसके लिए आता है, देश विदेश में जो रोग फैल जाता है, जैसे कोरोना था, जैसे कोरोना था वो देश विदेश में फैल गया था, तो कोरोना जो है वो पेंडेमिक था, एक पेंडेमिक। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के रोग के लिए प्रयुक्त शब्द है एंडेमिक है साथियों। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो और ले लेना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, एक मिनट। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्न में से असंक्रामक रोग है एड्स, रेबीज, फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया को अपने हाथी पांव रोग भी बोलते हैं, तो कौन सा रोग इसमें असंक्रामक है। देखिए, फाइलेरिया यानी हाथी पांव जो रोग है, हाथी पांव रोग, ये गोलकृमि के द्वारा होता है। ठीक है, गोलकृमि के द्वारा होने वाला रोग है। इसके बाद में रेबीज रेबडो वायरस से होता है, सभी को पता है रेबीज होता है रेबडो वायरस से, रेबडो वायरस, रेबीज होता है रेबडो वायरस से।
एड्स भी आपका वायरल रोग है। इनसे संबंधित साथियों आगे प्रश्न भी हैं, तो ज़्यादा डिटेल मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न और भी हैं, उसमें और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। निम्न में से असंक्रामक रोग, यानी कि जो संक्रामक रोग वो होते हैं जो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, छूने से, है ना, इनसे फैल जाते हैं, वो होते हैं संक्रामक रोग। लेकिन असंक्रामक रोग वो होते हैं जो इन चीज़ों से फैलते नहीं है ऐसे, ठीक है। तो वो है साथियों एलर्जी। अब एलर्जी जो वो देखने में लगती होगी आपको कि ये तो संक्रामक है, लेकिन एलर्जी कभी भी संक्रामक नहीं होती, असंक्रामक होती है। जैसे किसी व्यक्ति को घर में बहुत ज़्यादा छींक आती है गर्दे से, तो ये नहीं है कि अगर उसको छींक आ रही है तो हमारे भी वो रोग लग गया, हमें भी छींक आने लग गई, ऐसा नहीं होता कभी भी। आप सब लोग जानते हो भली प्रकार से इसको। तो एलर्जी जो है वो जो आपका असंक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों के तीनों, है ना, ये संक्रामक रोगों की श्रेणी में आपके आते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, विडाल परीक्षण किया जाता है मियादी बुखार, मियादी बुखार बोलते हैं टाइफाइड को, भाव निकलना जिसको अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं भाव निकलना, है ना, मियादी बुखार, टाइफाइड। दूसरा डिप्थीरिया, तीसरा एड्स और चौथा खसरा। देखिए विडाल परीक्षण जो है वो मियादी बुखार यानी टाइफाइड के परीक्षण में ही किया जाता है। डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया में सिक टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? सिक टेस्ट किया जाता है। और बात करें अपने एड्स की तो इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो डिप्थीरिया में आपका सिक टेस्ट किया जाता है, एड्स में एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो मियादी बुखार यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब देखिए डीपीटी का टीका किस रोग में लगाते हैं? डिप्थीरिया में। देखिए डीपीटी की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो क्या है? डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, पर्टूसिस का मतलब होता है काली खांसी, पी से क्या होता है? पर्टूसिस, पर्टूसिस मतलब काली खांसी, और टी से टिटनस, टी से क्या होता है? टिटनस होता है। यानी कि डीपीटी का टीका जो है वो डिप्थीरिया, काली खांसी यानी कि पर्टूसिस और आपका टिटनेस, इन तीनों के लिए लगाया जाता है, तीनों के लिए कारगर साबित होता है। इसलिए यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा उपरोक्त सभी। यहाँ क्या आंसर बन जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, ठीक है साथियों। और ये प्रश्न जो बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये कुछ प्रश्न हैं जो बायो के जो प्रश्न हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो, या फिर हम ये कहें कि हर एक टॉपिक में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो उनमें से ये प्रश्न है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ों के बारे में एक साथ प्रश्न बन जाता है। तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, उपरोक्त सभी, यहाँ पर आपका आंसर जो वो साथियों रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, बीसीजी यानी बेसिलस कोलमेट, कोलमेट आएगा, कोलगेट है ना, कोलमेट गुरीन, बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका उपयोगी है, उपयोगी है, का टीका उपयोगी है टीबी में, कुष्ठ रोग में, सिफिलिस में, सिफिलिस में, या 1 व 2 दोनों। देखिए बीसीजी का जो टीका है ना, वो टीबी में भी उपयोगी है और कुष्ठ रोग में, दोनों में ही उपयोगी है। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही होगा। बेसिलस कोलमेट गुरीन यानी बीसीजी का जो टीका है वो आपके टीबी में और कुष्ठ रोग दोनों में ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सुमेलित हमें करना है, सुमेलित करना है साथियों हमें। चलिए देखते हैं। कुष्ठ रोग, टीबी, एड्स और सर्दी जुकाम इधर रोग दिए हैं, इनसे संबंधित बातें, विटामिन सी, एजेडिटी यानी एजिडोथाइमिडीन, एमडीटी और डोट्स, ये शब्द हमें यहाँ दिए गए। देखिए कुष्ठ रोग का संबंध है एमडीटी से, मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी पहले में सी होगा, तो पहले में सी होगा तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, या तो दूसरा ऑप्शन सही है या पहला ऑप्शन सही है। टीबी, टीबी का संबंध डोट्स के नियंत्रण में, टीबी का उपचार यानी कि दूसरे में डी होगा। दूसरे में डी कहाँ है? ऑप्शन 1 में है
आपको ऑप्शन 2 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ दूसरे में बी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आगे देखने की आवश्यकता नहीं। बाकी देख सकते हो एड्स में AZT है ना, एजिडोथाइमिडिन दवाई का उपयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम के लिए विटामिन सी जो है, विटामिन है विटामिन नहीं है, विटामिन सी का उपयोग जो वो किया जाता है सामान्य सर्दी जुकाम के उपचार में। विटामिन सी अपन अगर लेते हैं, जैसे कोरोना में भी हुआ था ना कि भाई विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी और उससे आपका एक प्रकार से आप उससे जल्दी निजात पा सकते हैं। ठीक है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो विटामिन सी ऑप्शन यहाँ आपका एक बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका प्रश्न का आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है पोलियो, फ्लू, चेचक और रेबीज। देखिए रेबीज है वो आपको पता है कि भाई इसमें पानी पीने से भी व्यक्ति डरने लगता है, रेबडो वायरस से होता है ये रेबीज, कुत्ते के काटने से, बिल्ली वगैरह बंदर वगैरह में पाए जाते हैं रेबीज वायरस। ठीक है, रेबडो वायरस उससे रेबीज होता है, तो गले को प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा। चेचक है ना, दाने जैसे लाल लाल दाने शरीर पे फुंसियाँ निकल आती हैं। चेचक त्वचा को एक प्रकार से ज़्यादातर प्रभावित करता है। फ्लू, फ्लू जो जुकाम वगैरह है ना, नाक वगैरह गले वगैरह को प्रभावित करता है ज़्यादा। पोलियो जो वो तंत्रिका तंत्र, पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो एंटेरो वायरस से होता है ना, एंटेरो वायरस से पोलियो होता है साथियों। सबसे छोटा वायरस भी कौन सा है, एंटेरो वायरस ही है। पोलियो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, असंगत युग्म छांटना है। चेचक, वेरियोला विषाणु, बिल्कुल ठीक है। वेरियोला जोस्टर भी लिखा था कई कई जगह, वो भी सही है। वेरियोला विषाणु भी ठीक है। जल भीति रोग, जल भीति रोग किसको बोलते हैं, रेबीज रोग को ही बोलते हैं साथियों। रेबीज को ही जल भीति रोग कहा जाता है और रेबीज होता है रेबडो वायरस से। और यहाँ लिखा एंटेरो वायरस, एंटेरो वायरस का अभी मैंने आपको बताया था, एंटेरो वायरस से क्या होता है, एड्स होता है साथियों। और जल भीति यानी रेबीज रोग किससे होता है, रेबडो वायरस से होता है। किससे होता है, रेबडो वायरस से होता है, रेबडो वायरस। ठीक है, डेंगू अरबोवायरस से होता है और सर्दी जुकाम राइनो वायरस के द्वारा होती है। राइनो वायरस के द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है। सर्दी, सामान्य सर्दी जुकाम के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, तो राइनो वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। डेंगू के लिए अरबो वायरस जिम्मेदार है। रेबीज के लिए रेबडो वायरस जिम्मेदार है और चेचक के लिए वेरियोला वायरस या विषाणु जिम्मेदार है। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की अब हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 9, कोरोना वायरस प्रभावित करता है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और किडनी। ये प्रश्न का आंसर सभी को पता। और देखिए कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न अपने आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है ना, क्योंकि ये जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है कोरोना वायरस के बाद में काफी एग्जाम ले भी चुका है और लगभग एग्जाम में कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न पूछे गए। जैसे पटवारी का एग्जाम था, है ना, पटवारी के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कोरोना वायरस से संबंधित। तो पॉसिबल ही है, एक मिनट, नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी, कोई समस्या नहीं है। लाइट शायद बंद जाके वापस आई है, पता नहीं क्या हुआ है, बट चल रही है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कोरोना वायरस जो है तो इसमें क्या है कि मुख्य रूप से जो प्रभावित होता है वो फेफड़े ही होते हैं, तो फेफड़े इसका सही आंसर होगा। और इससे संबंधित प्रश्न जो है वो काफी पूछे जा चुके हैं अभी तक एग्जाम में, है ना, काफी क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी कम है ना। काफी बार प्रश्न आ गया, बाकी बन भी सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको देखना आप, है ना। फेफड़े यहाँ पर आपका सही आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कवक जनित रोग है, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग, एथलीट फूट। देखिए यहाँ एथलीट फूट जो है वो कवक जनित रोग आपका रोग है, कवक जनित रोग पूछा है, एथलीट फूट होगा। ट्राइकोफाइटान कवक, है ना, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से ये रोग होता है। बाकी निद्रा रोग, पेचिस रोग, ठीक है, निद्रा
पेचिस और कालाजार, ये तीनों के तीनों जो रोग हैं वो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग है साथियों। ठीक है, कवक जनित पूछा है हमें, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 एथलीट फुट इसका सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, ट्राइकोफाइटान कवक से ये होता है। लंपी रोग के लिए सही है, यह मवेशियों में फैलने वाला गांठदार रोग है, मवेशियों में फैलने वाला गांठदार रोग है, यह संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक तो निश्चित तौर पर है साथियों, काफी एक प्रकार से हमें पूरी जो राजस्थान में हम देखें तो बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित किया है पूरे राजस्थान को इस रोग ने, स्पेशली गायों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तीसरा, भारत में इसका पहला मामला मई 2019 उड़ीसा में मिला था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो चार सारा के सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इससे संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा, लंपी वायरस से संबंधित। इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है भाई, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 सुमेलित हमें करना है, सुमेलित करना साथियों। सुमेलित एड्स, कुष्ठ रोग, खसरा, गोनोरिया। ए माइकोबैक्टीरिया लेप्री, एलिसा टेस्ट, निशेरिया गोनेरी, एमएमआर। देखिए बहुत आसान है, एड्स का संबंध एलिसा टेस्ट से। पहले में बी कहाँ पर है, पहले में ए दे रखा है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा तीसरा चौथा हो सकता है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के लिए किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक सूक्ष्म जीव से होता है, तो ए आएगा। दूसरे में ए कहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दूसरे में डी दे रखा है, तो दूसरे या तीसरे में से। खसरा रोग में एमएमआर, ठीक है, वैक्सीन का उपयोग करते हैं। गोनोरिया, निशेरिया गोनोरी नामक सूक्ष्म जीव से होता है, तो 3 में डी, 3 में डी, 3 में डी, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अगला प्रश्न, ऑटोसोमी जीन में उत्परिवर्तन से संबंधित रोग है, फिनाइल केटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता 1 व 2 दोनों। देखिए ऑटोसोमी जीन यानी अलिंगी गुणसूत्र, ऑटोसोमी जीन कौन से होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र है ना, उनमें जो जीन होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोमी जीन। अलिंगी गुणसूत्र है आपके मादा में XX और जो नर है उसमें XY, वो लिंगी गुणसूत्र हो गए। ऑटोसोमी जीन में उत्परिवर्तन से संबंधित रोग जो है वो है आपका फिनाइल केटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही उत्तर साथियों हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाना, एक अतिरिक्त प्रति आ जाने से रोग होता है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम जो है वो यहां पर आपका सही उत्तर साथियों रहेगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाने से डाउन सिंड्रोम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो 18वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आती है यहाँ पे, 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आने से, अतिरिक्त प्रति आने से, अतिरिक्त प्रति आने से, 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आने से आपका एडवर्ड सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये स्पेशली महिलाओं में होता है, और ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनमें एक एक्स गुणसूत्र जो है या एक्स क्रोमोसोम जो है वो आपका अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें 44 गुणसूत्र तो रहेंगे रहेंगे, प्लस एक एक्स भी रहेगा, लेकिन दूसरा एक्स इसमें नहीं रहता है। ऐसी जो मादा है या महिला है वो बांझ होती है साथियों, वो
संतान उत्पत्ति नहीं संतान की उत्पत्ति वो नहीं कर पाती है। ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की हम बात करें तो ये पुरुषों में होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो किस में होता है? पुरुषों में। इसमें 46 गुणसूत्र की जगह क्या होता है? इसमें 46 गुणसूत्र की जगह 47, 48 या 49 गुणसूत्र आ जाते हैं। ठीक है, इस या तो 47 हो जाएंगे या 48 या 49 गुणसूत्र इसमें आ जाते हैं। जैसे आपके इसमें क्या होगा, 44 गुणसूत्र तो हैं ही, प्लस क्या होगा, 2 एक्स आ गए और 1 वाई हो गए, ये लीजिए 47 गुणसूत्र हो गए। 48 के लिए 44 तो ये हैं ही, उसके बाद में 3 आ गए एक्स गुणसूत्र, 1 आ गया वाई गुणसूत्र, 3 एक्स और 1 क्या आ जाएगा? वाई गुणसूत्र। इस प्रकार 48, ऐसे ही 4 एक्स आ जाए 1 वाई आ जाए, है ना। यानी एक्स और वाई गुणसूत्र, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र की का एक मतलब उसके अतिरिक्त आ जाने से ये रोग होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है। एक साथियों पटाऊ सिंड्रोम होता है। पटाऊ सिंड्रोम, ये जो रोग होता है, ये होता है साथियों, ये भी लिख लीजिएगा, पटाऊ सिंड्रोम ये होता है 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आने से। 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आने से, अतिरिक्त प्रति आने से, ठीक है, आने से होता है ये पटाऊ सिंड्रोम। 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आने से होता है। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? म्यूकर, लाइकोपोडियम, पेनिसिलियम, लेप्टोस्पाइरा। तो इसका उत्तर होगा म्यूकर। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। 12 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है। वैसे प्रश्न आ सकते हैं साथियों। स्पुतनिक, स्पुतनिक है, स्पुतनिक, स्पुतनिक, जायकोव डी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये तो 18 वर्ष से अधिक के लिए थे। 12 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविशील्ड, है ना, ये है जायकोव डी, जायकोव डी, है ना। ये एक डीएनए आधारित टीका है, डीएनए आधारित टीका है, आधारित टीका है जिसमें सुई नहीं लगाई जाती, सुई का उपयोग नहीं है, का उपयोग नहीं होता इसमें, ओरल है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, डीएनए आधारित टीका, और इसमें बिना सुई का टीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, काली मृत्यु की संज्ञा किसे दी जाती है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। काली मृत्यु की संज्ञा प्लेग को दी जाती है साथियों। भयानक, है ना, काली मृत्यु की संज्ञा प्लेग रोग को दी जाती है। पहले बहुत फैलती थी, अभी तो इतना नहीं है इसका प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रोग जन्मजात नहीं है? कौन सा रोग जो है वो जन्मजात नहीं है? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता या गोनेरिया। अब यहां हम बात करें तो गोनोरिया जो है, गोनोरिया रोग, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये तो देखिए क्रोमोजो अभी हमने पढ़ा था, है ना, उत्परिवर्तन के कारण एलिंगी गुणसूत्र में। हीमोफीलिया, वर्णांधता ये भी एक प्रकार से जन्मजात रोग हैं। तो ये तीनों तो जन्मजात रोग हैं, लेकिन गोनोरिया जो है वो आप निसेरिया गोनेरी, निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु से होता है। निसेरिया गोनेरी, निसेरिया, निसेरिया गोनेरी, निसेरिया गोनेरी जीवाणु से ये रोग होता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपका जन्मजात रोग नहीं है, निसेरिया गोनेरी जीवाणु से होता है। दूसरी बात, ये एक लैंगिक रोग है, लैंगिक संबंधों से फैलता है।
लैंगिक संबंधों से होता है, फैलता नहीं होता है, ठीक है। लैंगिक रोग है और निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। तो यहाँ लैंगिक संक्रमण की वजह से होता है और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पूछा जा चुका है इसके ऊपर प्रश्न साथियों। इसका अगर उपचार पूछ रहे ना, इसका उपचार, गोनोरिया का उपचार, तो पेनिसिलियम से इसका उपचार होता है। पेनिसिलिन से इसका उपचार जो वो संभव है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज जो वो की गई थी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका ले सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। हाइपोग्लाइसीमिया, मेरास्मस, क्वाशियोरकर, 2 व 3 दोनों, सभी को पता है 2 व 3 दोनों। ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है, ये रोग कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से प्लाज्मोडियम का कौन सा प्रकार सबसे घातक होता है। हम जानते हैं प्लाज्मोडियम के 4 प्रकार है। मलेरिया इससे फैलता है, प्लाज्मोडियम के मच्छर से काटने से, ठीक है। इसके 4 जो प्रकार हैं, प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है, ठीक है, उसके 4 प्रकार आपके हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम इसका रोग कारक है, और जो प्लाज्मोडियम रोग कारक है मलेरिया का, जो प्लाज्मोडियम रोग कारक, उसके 4 प्रकार हैं। एक तो वाइवेक्स, एक ओवेल, एक मेलेरी और एक फेल्सीफेरम, जिसमें फेल्सीफेरम जो वो सबसे घातक प्रकार का प्लाज्मोडियम का कारक है, ठीक है, या प्लाज्मोडियम का प्रकार है। जो मलेरिया का रोग कारक है प्लाज्मोडियम, उसका सबसे घातक जो प्रकार है वो है फेल्सीफेरम। दिमागी बुखार इससे हो जाती है, फेल्सीफेरम, ठीक है। चलिए, फेल्सीफेरम यहाँ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। फेफड़ों को, यकृत को, ये थोड़ा ऑप्शन नंबर 3 जो वो सही नहीं दिया गया है यहाँ पर, है ना। मलेरिया गोलकर्मी थोड़ी है, गोलकर्मी तो कोई शरीर का अंग ही नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत है। फेफड़े, यकृत और मलेरिया, ये ऑप्शन भी गलत ही आ गया है। बहरहाल ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। न्यूमोनिया रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो न्यूमोनिया प्रभावित करता है साथियों फेफड़ों को, है ना। सांस लेने में इसमें कठिनाई होती है न्यूमोनिया में। बुखार, यानी कि एक प्रकार से हम बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको न्यूमोनिया रोग ज़्यादा होने की संभावना रहती है, और वृद्ध लोगों को भी ज़्यादा संभावना होती है। इसमें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होने लगती है, तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 22, खालिस्तान एक जीवाणु संबंधी रोग है। खालिस्तान एक जीवाणु संबंधी रोग है, ठीक है। ऑप्शन 1 है मायोकार्डियल अतिक्रमण, पोलियो, उपदंश या दाद। देखिए यहाँ दाद जो है वो कवक जनित रोग होता है। पोलियो हम जानते हैं ये वायरल रोग है, एंटेरो विषाणु से होता है। और इसके बाद में हृदय घात की बात करें, नहीं, एंटेरो वायरस से पोलियो ठीक है। उपदंश, उपदाद है वो कवक जनित है। मायोकार्डियल अतिक्रमण ये एक प्रकार से हृदय जो है ना, हार्ट जो है उसमें ब्लॉकेज आने से होता है। रुधिर प्रवाह कम होने से हृदय घात जिसको हम बोलते हैं वो है ही। तो यहाँ उपदंश इसका सही उत्तर होगा। सिफिलिस बोलते हैं, जो उपदंश है उसको सिफिलिस कहा जाता है साथियों। तो सिफिलिस इसका सही उत्तर होगा। सिफिलिस या उपदंश, सिफिलिस या उपदंश यही ठीक है यहाँ पे। सिफिलिस या उपदंश यहाँ सही उत्तर होगा। इसको सिफिलिस भी कहते हैं, सिफिलिस। बाकी दाद है वो कवक जनित है, पोलियो वायरल है, मायोकार्डियल अतिक्रमण हृदय घात, यानी कि जो
हार्ट की जो नस है ना, उनमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है, उसकी वजह से होता है, उसमें परेशानी आती है, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल अतिक्रमण होता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा सिफिलिस ही होगा। और ये सिफिलिस जो वो भी क्या है, लैंगिक संबंधों से फैलता है। इसमें जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके ऊपर दाने से उभर आते हैं लाल लाल, तो ये सिफिलिस रोग है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कि जीवाणु से संबंधित रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, कुनेन या इनमें से कोई नहीं। सबसे प्रमाणित है कुनेन, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है इसे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, जिगर, हृदय और गुर्दा। देखिए सिरोसिस हम जानते हैं, सिरोसिस शब्द के साथ हमने एक शब्द जरूर सुना होगा, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, यकृत, लीवर मतलब यकृत, जिगर यानी यकृत। ठीक है, लीवर सिरोसिस, यकृत सिरोसिस। यकृत का जो कैंसर होता है उसके बाद में सबसे खतरनाक जो है वो लीवर सिरोसिस ही है। लीवर सिरोसिस होने पर एक ही उपचार है कि लीवर यानी यकृत यानी कि जिगर को ही जो वो रिप्लेसमेंट उसका कर देना, ट्रांसप्लांट कर देना, यही इसका उपचार है। ठीक है, तो सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, अर्थराइट्स निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? ये यूरिक एसिड के जमाव से होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। 26वां प्रश्न है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? पारद, निकिल, कैडमियम या सीसा। कैडमियम की वजह से इटाई रोग होता है। ठीक है, तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके रोग वाले चैप्टर से संबंधित, और निश्चित ही और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जो आपको पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़िए और आए हुए प्रश्नों को जरूर इस टॉपिक में करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों में से ही आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। ज़्यादातर पूरी संभावना यही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक संपन्न होता है। अगले वीडियो में हम भोजन और उससे होने वाले रोग, संतुलित भोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। कोशिश करेंगे कि वो प्रश्न एनसीईआरटी से हों, आए हुए प्रश्नों में से हों। ठीक है, प्री ग्रेड 3 का एग्ज़ाम जो है वो एक एग्ज़ाम अपना हो चुका है, पहला 15 तारीख को। आपने नहीं दिया है, अभी भी रजिस्ट्रेशन करके आप दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एग्ज़ाम तक कभी भी आप उसको दे सकते हो। इस कोर्स में आपको 5 प्री ग्रेड 3 के एग्ज़ाम के पेपर मिलेंगे, जिसमें पहला पेपर हो चुका है, दूसरा 23 तारीख को, और ऐसे शेड्यूल बना रखा पूरा, उस हिसाब से आपके पेपर होंगे। जिस भी बच्चे ने पहला पेपर दिया वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अन्य बच्चों को भी बताया कि कितना शानदार पेपर रहा। ठीक है, उसी प्रकार के शानदार पेपर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पेपर भी मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या साइंस में नहीं आए। साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में, या यूं कहूं कि आपकी खुद की भाषा में साइंस को मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि साइंस का जो डर है वो बच्चे के दिमाग से निकल सके। एनसीईआरटी की बुक्स देखिए नहीं पढ़ी जाती, तो हमने एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़ा दी, और ये जो टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज है इसके माध्यम से भी आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो आराम से आपकी क्लियर हो रही होगी। कोई समस्या नहीं, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बड़े आराम से पढ़िए, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात,
एक कमेंट और आया था, मैसेज आया था मेरे को कि सर मैं किसी कारणवश जो है वो अभी तक तैयारी नहीं कर पाया था, या साइंस को मैंने टच नहीं किया, या गणित को टच नहीं किया है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, है ना, तो कि जिसने किसी न किसी सब्जेक्ट को टच नहीं किया, तो उनको यही बोलना चाहूँगा। वो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर हमने आपका कोर्स ले रखा है, तो क्या हम कर सकते हैं इतने दिनों में? देखिए, गणित में आप इतने दिनों में प्रैक्टिस थोड़ी सी कम कर पाओगे, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है वो टाइप्स आप कर लो, सफिशियंट है इतने दिनों के हिसाब से। बाकी तो और भी थोड़ी बहुत आपको करनी चाहिए, लेकिन सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं। बात करें साइंस की, अगर मैंने जो पूरा मैटर आपको पढ़ाया है, अगर वो इतने दिनों में आप आराम से पढ़ लोगे, और आराम से पढ़ भी सकते हो, तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, 2-2 3-3 वीडियो डेली देखोगे तभी आराम से कवर हो जाएगा, और वीडियो में याद भी हो जाएगा लगभग चीज़ें, है ना। तो वो याद कर लीजिए, बहुत है, बहुत आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, सब अच्छे से होगा। और आगे भी एग्जाम्स जो आएंगे उसकी तैयारी भी हम इसी प्रकार करते रहेंगे। इस चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।